पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने का सपना देखने वाले राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी नेताओं के मंसूबों पर पानी फिरता जा रहा है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद देश देख रहा है कि कैसे बीजेपी ने बंगाल से घुसपैठियों को खदेड़ दिया है। सीएम शुवेंदु अधिकारी घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि वोट बैंक समझकर ममता बनर्जी घुसपैठियों को पाल रही थी। लेकिन अब बीजेपी सरकार की इस कार्रवाई से देश भर के लोग सीएम शुवेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं। दर्शकों, एक तरफ जहां विपक्षी नेता आपस में बटे हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं एनडीए की ताकत लगातार बढ़ रही है। राहुल गांधी आर्थिक तूफान आने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी को लेकर आ रही खबर से साफ है कि भारत तेज गति से विकास कर रहा है, क्योंकि भारत की जितनी विशाल अर्थव्यवस्था के लिए 8% जीडीपी विकास दर को छूना सामान्य बात नहीं है। वहीं पीएम मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में चर्चा हुई कि केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 जून को उठाए गए कदमों से भारत में करीब 70 अरब डॉलर यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन फैसलों से विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और भारत में पूंजी प्रवाह तेज होगा। इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सरकार की उधारी लागत कम हो सकती है और वैश्विक वित्तीय बाजारों में भारत की स्थिति और बेहतर होगी। ऐसे में ये कांग्रेस और संजय सिंह जैसे उन विपक्षी नेताओं के लिए करारा जवाब है जो फर्जी खबर के आधार पर यह अफवाह फैला रहे थे कि आरबीआई और मोदी सरकार ने देश का सोना बेच दिया है। लेकिन सोना बेचने की खबर को आरबीआई द्वारा फर्जी बताए जाने के बाद विदेशी मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग ने माफी मांग ली और खबर भी हटा ली। लेकिन क्या भारत को बदनाम करने वाले विपक्ष के नेता क्या माफी मांगेंगे या सिर्फ चुप्पी साध लेंगे? वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध के दौरान हुई हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के मामले पर दोबारा कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। वर्ष 2019 में राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुए उग्र प्रदर्शनों के दौरान रेलवे की संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया था। रेलवे अधिकारियों के अनुसार उपद्रवियों ने ट्रेनों, स्टेशनों और अन्य रेलवे परिसंपत्तियों को निशाना बनाया था, जिससे रेलवे को लगभग 93 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। कई जगहों पर ट्रेन में तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं दर्ज की गई थी। लेकिन उस वक्त वोट बैंक की नाराजगी के डर से ममता बनर्जी ने रेलवे की संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन बंगाल की बीजेपी सरकार उन मामलों की समीक्षा कर जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उनसे हुई नुकसान की भरपाई करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस संबंध में प्रशासन और रेलवे अधिकारियों को पुराने मामले की फाइलें फिर से खंगालने के निर्देश दिए गए हैं। दर्शकों, शुवेंदु सरकार के इस फैसले से विपक्ष और उनके समर्थकों को जबरदस्त मिर्ची लगी होगी। लेकिन आप दर्शक इस फैसले से खुश हैं तो कमेंट में गुड सीएम शुवेंदु जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि सीएम शुवेंदु के कामों से लोग खुश हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे टीएमसी मुश्किल में फंस गई है और कैसे राहुल गांधी हो गए एक्सपोज और कैसे कॉकरोच जनता पार्टी की असलियत बाहर आ गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के बाद उत्तर 24 परगना जिले के कमरहाटी में टीएमसी विधायक मदन मित्रा को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि स्थानीय लोगों के एक समूह ने उनकी कार पर अंडे और ईंटें फेंकी। वहीं घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल हो गया। जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम मदन मित्रा अपने विधायक कार्यालय में बैठक कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि वार्ड नंबर 14 के एक पार्षद पर हमला हुआ है और कुछ लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। इसके बाद वो मौके पर पहुंचे और प्रभावित लोगों का जानकारी लेने लगे, लेकिन इस दौरान उन पर भी हमला हो गया। दर्शकों, बंगाल में टीएमसी की हार के बाद उनके नेताओं का हाल काफी बुरा है। टीएमसी के नेताओं के खिलाफ जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। हावड़ा जिले से सामने आई 2 अलग अलग घटनाओं ने राज्य की राजनीति को फिर से गर्मा दिया है। एक तरफ टीएमसी नेता पुलिस से बचने के लिए साड़ियों के ढेर में छिपा मिला, तो दूसरी तरफ एक अन्य नेता को ग्रामीणों ने जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया। दोनों घटनाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। दरअसल हावड़ा के उदय नारायणपुर थाना क्षेत्र के बिलासपुर इलाके में पुलिस टीएमसी के स्थानीय नेता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती की तलाश में पहुंची थी।
स्थानीय लोगों ने उन पर सरकारी आवास योजना में कथित कट मनी लेने और जबरन वसूली के आरोप लगाए थे। वहीं पुलिस जब मौके पर उन्हें पकड़ने पहुंची तो वो एक कपड़े के दुकान के शोरूम में साड़ियों के बड़े ढेर के नीचे छिप गए। तलाशी के दौरान पुलिस को शक हुआ और साड़ियों के बंडल हटाए गए। इसके बाद टीएमसी नेता को वहां से बाहर निकाला गया और गिरफ्तारी कर लिया गया। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा से जुड़े आरोपों की भी जांच चल रही है। वहीं हावड़ा जिले के ही आमरदाहा गांव में एक अन्य टीएमसी नेता सयानी मन्ना के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आया। गांव वालों का आरोप है कि वो सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर गरीब लोगों से पैसे वसूला करता था। ग्रामीणों का दावा है कि उनके घर से आधार कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड भी मिले हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि बिना पैसे दिए योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। इस नाराजगी के बाद लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और फिर लोगों ने विरोध जताते हुए सयानी मुन्ना का सिर मुंडवाया, गले में जूतों की माला पहनाई और गांव में घुमाया। अमेरिकन बाबू अभिजीत ने सोशल मीडिया पर युवाओं और छात्रों से बड़ी संख्या में जुटने का आह्वान किया था, लेकिन आह्वान का असर केवल कुछ कॉकरोचों पर ही पड़ा। सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स वाली इस कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में बमुश्किल कुछ 100 ही लोग पहुंचे। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसमें शामिल होने वाले कॉकरोचों को देखकर भी साफ समझा जा सकता था कि इनकी मंशा केवल हिंसा फैलाने, सुर्खियां बटोरने, सरकार और भारतीय संस्कृति को बदनाम करने की थी। इतना ही नहीं, प्रोटेस्ट के नाम पर शोर मचाने वाले ये कॉकरोच असल में ना तो कोई छात्र है और ना ही पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी परीक्षा से इनका कोई लेना देना भी नहीं है। इसका प्रमाण इन्होंने खुद ही आजादी के नारे लगाकर दे दिया। ये पहली बार नहीं जब वो वामपंथी गुट किसी भी अन्य मुद्दे को ढाल बनाकर सामने आया हो और बाद में असली रंग दिखाया हो। किसान आंदोलन से लेकर सीएए जैसे आंदोलन इसके गवाह रहे हैं। एक ऐसी घटना को कैमरे में कैद किया जिससे पूरा देश हैरान है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि प्रदर्शन करने वाले कॉकरोच तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको अपने देश से प्रेम हो वो ऐसी घटिया हरकत कर सकता है? साफ समझ में आ रहा है कि ये हरकतें भारत को बदनाम करने की वामपंथियों की केवल एक साजिश है। इसके साथ ही एक ऐसा भी वीडियो सामने आया जिसमें जंतर मंतर पर पहुंचे एक बुजुर्ग ने एक मीडिया संस्थान से कहा कि पांडव दानव तो कभी थे ही नहीं, ये सब बेकार बातें हैं। इसके साथ ही उस बुजुर्ग ने पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए भगवान राम का भी अपमान कर डाला। कुल मिलाकर देखें तो इस आंदोलन में छात्रों को बातें कम और मोदी विरोध, आरएसएस विरोध और हिंदुत्व के विरोध में बातें करते देखा गया। जंतर मंतर पर उमर खालिद का समर्थक दिखाई दिया तो सीधे पत्रकार से ही भिड़ता हुआ नजर आया। प्रोटेस्ट के दौरान ऐसा कोई कॉकरोच नहीं मिला जो ये बता पाए कि उसका जुटान यहाँ हुआ किस लिए है। कोई आजादी चिल्ला रहा था तो कोई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अमित प्रधान कह रहा था। जिसको शिक्षा मंत्री का नाम ही नहीं पता वो क्या छात्र हो सकता है। उस प्रोटेस्ट में मौजूद लोग इस बैनर से उस बैनर, यहाँ से वहां वही सब कर रहे थे जो असल में कॉकरोच करते हैं। वहीं सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जमीन पर यह प्रदर्शन भले ही पुलिस की मुस्तैदी की वजह से शांतिपूर्ण रहा हो, लेकिन पार्टी के तिलचट्टों ने सोशल मीडिया पर इसमें हिंसा के लिए उकसाने की पूरी कोशिश की है। सोशल मीडिया पर हमें सीजेपी समर्थकों की एक ऐसी टिप्पणी मिली जिनमें प्रदर्शन के दौरान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंसा की बात कही गई थी और आने वाले समय में हिंसा करने की बात भी की जा रही थी। इन तिलचट्टों की मंशा भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की है। तिलचट्टों के प्रदर्शन में शामिल होने की अपील करने वाली कुछ रेडिट पोस्ट के जवाब में एक समर्थक ने खुले तौर पर हिंसा का समर्थन किया। उसने लिखा, यह अभिशप्त सरकार खून खराबे और हिंसा के बिना सत्ता से नहीं हटेगी। वहीं इसी रेडिट अकाउंट से की गई इस अन्य टिप्पणियों में भी प्रदर्शन के दौरान हिंसा को उचित ठहराने की कोशिश की गई। टिप्पणियों में लिखा गया, सत्ता में बैठे लोग गुंडे हैं और अपने पास मौजूद हर हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये गुंडे इतने ही मूर्ख हैं तो आंदोलन का हिंसक होना तय है। एक दूसरे सीजेपी समर्थक ने हाल ही में नेपाल में हुए जेंसी उग्र प्रदर्शन का हवाला देते हुए वैसी ही स्थिति की इच्छा जताई। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि नेपाल में युवाओं ने पुलिस या लाठीचार्ज की चिंता किए बिना विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। भारतीय युवाओं को भी एकता के लिए इससे ज्यादा मजबूत विश्वास दिखाना चाहिए। इसके साथ ही प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पर लिखा था कि क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं, कमेंट योर ओपिनियन। तो इस पोस्ट के जवाब में एक सीजेपी समर्थक ने लिखा था कि नेपाल वाले हालात पैदा करो, देश के सभी राज्यों की राजधानी में विधान परिषद पे चढ़ाई करो, खदेड़ दो सभी नेताओं को, तभी सही रहेगा। तो देखा आपने कैसे सीजेपी के समर्थक खुलेआम हिंसा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। दर्शकों, मोदी सरकार अप्रैल में महिला आरक्षण संशोधन बिल के साथ परिसीमन बिल लेकर आई थी, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाने के चलते उस वक्त सरकार अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन अब 2 महीने के बाद सियासी माहौल बदल गया है।
क्योंकि टीएमसी में टूट और कांग्रेस से डीएमके अलग हो गई है, वहीं डीएमके के इस बिखराव का फायदा उठाते हुए बीजेपी फिर से 2/3 नंबर जुटाने के जुगाड़ में लग गई है। दर्शकों, बंगाल की सत्ता से बाहर होते ही टीएमसी के भीतर अंदरूनी कलह और बगावत की चिंगारी सुलग रही है। 58 टीएमसी के विधायक ममता बनर्जी और भतीजे अभिषेक बनर्जी से दूरी बना चुके हैं और ऐसी अटकलें हैं कि 22 से 23 टीएमसी के सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। वरिष्ठ टीएमसी सांसद काकुली घोष दस्तेदार की लीडरशिप में टीएमसी के बागी सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। लोकसभा में टीएमसी के 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इस तरह टीएमसी के कुल 41 सांसद हैं। ममता बनर्जी की पार्टी संसद में 41 सांसदों के साथ विपक्षी खेमे की एक बेहद मजबूत ताकत थी, जिसके दम पर विपक्ष ने परिसीमन बिल को पास नहीं होने दिया था। मगर अब 2 महीने में ही सियासी तस्वीर पूरी तरह बदलने लगी है। कहा यह जा रहा है कि टीएमसी के 23 सांसद सियासी पाला बदल सकते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। वहीं दक्षिण भारत में विपक्ष का सबसे मजबूत स्तंभ माने जाने वाली डीएमके ने कांग्रेस से धोखे का आरोप लगाते हुए इंडी गठबंधन से किनारा कर लिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद दक्षिण की राजनीति में आए भूचाल ने इंडिया ब्लॉक की चूल्हे हिला दी है। राज्य की सत्ता से डीएमके बाहर होते ही और थलपति विजय के सियासी उदय से केंद्र की राजनीति पूरी तरह बदल गई है। कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके का साथ छोड़कर अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के साथ गठबंधन सरकार में शामिल हो गई, जो डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को पसंद नहीं आया। स्टालिन की पार्टी डीएमके ने साफ साफ शब्दों में इसे कांग्रेस का विश्वासघात करार दिया है और दिल्ली में होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक का पूरी तरह से बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इस तल्खी ने विपक्षी मोर्चे को संसद के भीतर बेहद कमजोर कर दिया है। डीएमके के कुल 32 सांसद हैं, जिसमें 22 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसद हैं। संसद में एमके स्टालिन की डीएमके महत्वपूर्ण ताकत रखती है, जिसने मोदी सरकार के द्वारा लाए गए परिसीमन बिल का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। इसके चलते ही सरकार परिसीमन बिल को पास नहीं करा पाई। मगर अब तमिलनाडु की सत्ता से बाहर होते ही सारा गेम बदल गया है। बीजेपी की नजर डीएमके को मुद्दे के आधार पर समर्थन जुटाने का है। अगर बीजेपी डीएमके को अपने साथ मिला लेती है तो उसकी राह काफी आसान हो जाएगी। डीएमके और कांग्रेस के अलग होने के बाद विपक्षी खेमे में फ्लोर मैनेजमेंट ध्वस्त हो चुका है। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टैलिन ने कहा कि कांग्रेस ने एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देकर डीएमके के साथ धोखा दिया है। वे कांग्रेस के इस विश्वासघात को कभी नहीं भूलेंगे। डीएमके ने लोकसभा में कांग्रेस से अलग बैठने के लिए स्पीकर से जगह मांगी है। वहीं राज्यसभा में एनडीए के लिए 2/3 बहुमत जुटाने की राह आसान होती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी में पहले ही बगावत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों की बीजेपी में विलय के बाद उच्च सदन में बीजेपी की व्यक्तिगत संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है और एनडीए की ताकत 145 तक पहुंच गई है। ऐसे में राज्यसभा में 2/3 बहुमत 164-165 के जादुई आंकड़े के बेहद करीब आ गई है। नवंबर 2026 तक होने वाले राज्यसभा चुनावों में विपक्ष के बिखलाव का फायदा उठाकर एनडीए इस आंकड़े को 150 के पार ले जाने की उम्मीद कर रही है। ऐसे में बचे हुए 15 राज्यसभा सांसदों का इंतजाम करना बेहद मुश्किल नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में टीएमसी के 13 और डीएमके के 10 यानी कुल 23 सांसदों में से 15 सांसदों को अपने पाले में लाना बीजेपी के लिए काफी आसान हो सकता है। वहीं विपक्ष के बिखरते कुनबे के बीच बीजेपी की रणनीति संसद में 2/3 बहुमत जुटाने की है, ताकि एक बार फिर परिसीमन विधेयक को अमली जामा पहनाया जा सके। ऐसे में साफ है कि राहुल गांधी से धोखा खाए स्टालिन अगर मोदी के जय बोलते हैं और संसद में 2/3 बहुमत जुटाकर बीजेपी परिसीमन विधेयक को पास करवा लेती है तो ये राहुल गांधी के लिए एक और बड़ी हार होगी। दर्शकों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब टीएमसी के भीतर चल रही मनमुटाव की दरारें पूरी तरह खुलकर सामने आ गई हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी की दिल्ली दौरे की टाइमिंग इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि सोमवार को उन्हें सीआईडी के सामने पेश होना है। ये पूरा मामला विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर विवाद से जुड़ा हुआ है। अभिषेक ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अतिरिक्त वक्त मांगा था, जिससे जांच एजेंसी ने पूरी तरह खारिज कर दिया था। वहीं हार के बाद टीएमसी जिस तरह से बगावत से जूझ रही है, उससे देखते हुए ममता बनर्जी ने पूरे संगठन को भंग कर दिया था। वहीं अब फिर से टीएमसी का संगठन बनाया गया है, जिसमें अभिषेक बनर्जी की जिम्मेदारियों को कम कर दिया गया है। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। ये दोनों नेता राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के सहयोगी होंगे। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल प्रदेश तृणमूल कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन की भी घोषणा की है। जारी की गई सूची को ही प्रारंभिक नियुक्तियों के रूप में बताया गया है। हालांकि बाद में और नाम जोड़े जाने की उम्मीद है। चंद्रिमा भट्टाचार्य को प्रदेश अध्यक्ष नामित किया गया है। वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल प्रदेश टीएमसी की कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वहीं सुब्रता भक्षी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में उपाध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। पार्टी ने बंगाल इकाई के लिए 4 उपाध्यक्षों के नाम की भी घोषणा की है। इनमें सजदा अहमद,
ममता ठाकुर, नयना बंदोपाध्याय और स्वाति खांडेकर शामिल हैं। इसके अलावा टीएमसी ने राज्य महासचिवों की भी नियुक्ति की है। इनमें बाबर अली, पुलक रॉय, आशिमा पात्रा, अरूप बिस्वास और राजीव बनर्जी शामिल है। राज्य महासचिवों के अलावा नए कार्यकारी सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। वहीं तृणमूल युवा कांग्रेस यानी TMYEC का सायुनी घोष को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और मधुरिमा ठाकुर को महासचिव बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हार के बाद ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी की ताकत को कम कर दिया, जिससे कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने भतीजे अभिषेक के सियासी पर कतर दिए हैं। पहले पार्टी में अभिषेक बनर्जी का दबदबा था और अभिषेक के करीबी नेताओं को उच्च पद दिए गए थे। आईपैक के कहने पर अभिषेक बनर्जी टीएमसी को एक कंपनी की तरह चला रहे थे, लेकिन अब ममता बनर्जी ने फिर से पार्टी के पुराने और भरोसेमंद नेताओं पर भरोसा जताया है। मगर सवाल यह है कि क्या पार्टी उनके कंट्रोल में है, क्योंकि अब असली और नकली टीएमसी की लड़ाई शुरू हो गई है। बंगाल विधानसभा में टीएमसी के 80 में से 58 विधायकों ने अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ ऑपरेशन क्राउन प्रिंस के तहत बगावत करते हुए निष्कासित नेता ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में खुद को मुख्य विपक्षी गुट के रूप में मान्यता हासिल कर ली थी। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।